इस वीडियो में हम लोग जानेंगे चैप्टर 9 के बारे में और ये बताएगा सोलर रेडिएशन के बारे में, हीट बैलेंस के बारे में और टेम्परेचर के बारे में। जब हम और आप जब कभी भी खुले वातावरण में खड़े होते हैं तो हमको पता चलता है कि हवा बह रहा है। कभी हवा नॉर्थ टू साउथ बहता है, कभी ईस्ट टू वेस्ट बहता है, कभी किसी डायरेक्शन में, कभी किसी डायरेक्शन में। बट ये तो पता है कि हवा बहता है, यानी कि हवा हमेशा मोशन में रहता है। ठीक है। और ये जो हवा है, जैसे हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि काफ़ी सारे गैसेस का बना होता है, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। ठीक है। बहुत सारे गैसेस का बना हुआ होता है ये हवा। अब जो हमारा अर्थ है वो सन से धूप लेता है, यानी कि गर्मी लेता है, यानी कि हीट लेता है, यानी कि एनर्जी लेता है। ठीक है। धूप बोलें, हीट बोलें, एनर्जी बोलें, सारा एक तरह से एक ही चीज़ है। और अर्थ क्या करता है, उस जो रेज़ है, यानी कि जो हीट है, यानी कि जो एनर्जी है, उसको फिर से रेडिएट कर देता है। यानी कि फिर से जो स्पेस में है, यानी कि जो आकाश में, वो फिर से उसको छोड़ देता है। हालांकि कोई कोई जगह पे जो रेडिएशन है वो ज़्यादा होता है, कोई कोई जगह पर रेडिएशन कम होता है। तो इस चैप्टर में हम लोग इसी बारे में डिस्कस करेंगे कि हीटिंग और कूलिंग कैसे होता है एटमॉस्फेयर में, और टेम्परेचर, जो हीट और कूल होने के बाद जो टेम्परेचर बनता है वो कैसे होता है अर्थ के सरफेस पर। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सोलर रेडिएशन के बारे में। देखो, ये है हमारा अर्थ और ये है हमारा सन। ठीक है। अब सन क्या करता है, यहाँ से अपना रेज भेजता है, यानी कि सूर्य की किरणें आती है। ठीक है। जब सूर्य की किरणें आ रही हैं तो इसको, जो सूर्य की किरण आता है उसको हम लोग बोलते हैं इंसोलेशन। ठीक है। जो एनर्जी अर्थ रिसीव करता है सूर्य की किरणों से, ये जो सूर्य का किरण आ रहा है, जो रेज आ रहा है अर्थ का, और जो सन का, और अर्थ जो उसको रिसीव कर रहा है उस एनर्जी को, उस हीट को, उसको हम लोग बोलेंगे इंसोलेशन। यानी कि सन से जो अर्थ की ओर आ रहा है एनर्जी, उसको बोलते हैं इंसोलेशन। ठीक है। अब जैसे आपको पता है कि जो अर्थ है वो स्ट्रेट तो है नहीं, ऐसा ऐसा तो नहीं है, ये ऐसा गोल टाइप का है, और सन है यहाँ पे। तो क्या होगा, आप दिमाग लगाओ कि इस एरिया में ज़्यादा सन रेज आएगा और इस एरिया में कम आएगा, क्योंकि ये ऑब्लिक्वली हो रहा है, यानी कि ये स्ट्रेट नहीं जा रहा है। इस एरिया में ज़्यादा आएगा, इस एरिया में कम आएगा, क्योंकि यहाँ पर तिरछा जा रहा है, ऑब्लिक्वली जा रहा है। ठीक है। और यहाँ पर स्ट्रेट जा रहा है, इसलिए इस एरिया में, यानी कि इक्वेटर वाला एरिया में ज़्यादा आएगा और ऊपर यानी कि पोल्स वाले एरिया में कम जाएगा। अगर पूरे अर्थ को एक एवरेज लिया जाए, जितना भी सरफेस है अर्थ का उसको अगर एवरेज लिया जाए, तो हर स्क्वायर सेंटीमीटर में 1 मिनट में 1.94 कैलोरीज का एनर्जी, यानी कि इंसोलेशन, अर्थ लेता है। ठीक है। अब जो आउटपुट है, जैसे हम पहले भी आपको इंट्रोडक्शन में बताया है कि जो सन है वो इंसोलेशन तो लेता है लेकिन उसको बाहर भी भेजता है। ठीक है। उसको आकाश में, एटमॉस्फेयर में उसको वापस भी भेजता है। तो ये जो सोलर आउटपुट है ये बहुत ज़्यादा वेरी करता है, यानी कि बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। कभी ठंडा में ये कम हो जाएगा, गर्मी में ये ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ज़्यादा हो सकता है, साउदर्न हेमिस्फेयर में कम हो सकता है, तो इसलिए ये वेरी करता है। ठीक है। पूरा ऑल ओवर द ईयर ये है जो है वो वेरी करते रहता है, और अर्थ और सन के डिस्टेंस में भी ये वेरिएशन लाता है। अब इसके लिए आपको दो चीज़ जानना जरूरी है। सबसे पहला, ये अगर सन है मान लेते हैं, तो अर्थ क्या करता है, इसको रोटेट करता है। ठीक है। यहाँ पर घूमता है, सन के चारों ओर जो है अर्थ वो घूमता है। ठीक है। एक समय आता है जब सन के एकदम करीब आ जाता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा करीब, वो डिस्टेंस होता है 147 मिलियन किलोमीटर। और जब सन के बहुत ज़्यादा करीब आ जाता है तो उसको बोलते हैं हम लोग पेरीहिलियन। ठीक है। पेरी हिलियन, आप अगर हिंदी वाले हो, हम लोग जैसे हिंदी वाले ही हैं, तो पेरी हिलियन में समझ लो, पेरी यानी कि पास। ठीक है। पास, और हिलियन माने कि डिस्टेंस। ठीक है। तो पास में है इसलिए ये पेरी हिलियन में। और जब बहुत दूर में चला जाता है, जैसे ये दूर में है, तो ये 152 मिलियन, इसके बीच का डिस्टेंस जो है 152 मिलियन किलोमीटर बन जाता है, और उसको बोलते हैं एपीहिलियन। ठीक है। इसको बोलते हैं एपीहिलियन। अब एपीहिलियन जो सबसे दूर वाला है ये कब होता है, ये होता है 4 जुलाई को। और जो पेरीहिलियन है, यानी कि पास वाला, वो होता है 3 जनवरी को। ठीक है। तो ये दो तरह का सिचुएशन बनता है। अब जैसे आपको पता ही है कि जब नज़दीक होगा सन अर्थ के, अर्थ जो है वो सन के नज़दीक होगा, तो वहाँ पे इंसोलेशन, यानी कि जो हीट है वो ज़्यादा होगा, एनर्जी जो है वो ज़्यादा लगेगा। लेकिन जब वो दूर होगा, यानी कि जब वो एपीहिलियन में होगा, तो वो वहाँ पे जो इंसोलेशन है वो कम होगा, थोड़ा सा हीट जो है वो थोड़ा सा कम लगेगा। इसलिए स्टार्टिंग में हम लोग ने बोला था कि ये वेरी करता है।
अब बात करते हैं हम लोग जो इंसोलेशन आता है यानी कि सोलर रेडिएशन जो अर्थ पे आता है उसमें वेरिएबिलिटी यानी कि वो वेरी करता है यानी कि वो अलग अलग होता है। अब इसके लिए कुछ कुछ कारण इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या कारण है कि अर्थ जो अपने एक्सिस पर रोटेट करता है, ठीक है, अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करता है यानी कि इस डंडी पर ये एक्सिस है तो इसी पे अर्थ जो है वो घूमते रहता है और साथ ही साथ सन के चारों ओर वो रिवॉल्यूशन लगाता है, ठीक है। उसके बाद जो सन रेज का जो एंगल है यानी कि अगर डायरेक्ट आएगा तो मेन बात इजी बात है कि ये ज़्यादा हीट करेगा, ठीक है, और अगर तिरछा जाएगा तो कम हीट आएगा, ठीक है, कम एनर्जी लगेगा, कम इंसोलेशन आएगा। उसके बाद लेंथ ऑफ द डे, ज़्यादा अगर लंबा दिन रहा तो ज़्यादा इंसोलेशन आएगा, ज़्यादा सन का रेस पड़ेगा, इसलिए ज़्यादा वहाँ पे गर्मी होगा, ज़्यादा हीट होगा। और अगर कम डे का लेंथ अगर कम होगा तो इंसोलेशन कम हो सकता है, ठीक है। अब ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर यानी कि अगर आकाश में बादल नहीं है तो जो सन का रेस है वो ज़्यादा तेज़ी से पड़ेगा, लेकिन अगर बादल बहुत घना है, ठीक है, तो वहाँ पे सन का रेस जो है वो उस एरिया में बहुत कम पड़ेगा, इसलिए इंसोलेशन भी वहाँ पर कम हो जाएगा। उसके बाद कि जो लैंड का कन्फिग्रेशन है मतलब कि वहाँ पे बारिश हो सकता है, सॉरी वहाँ पे पानी हो सकता है, वहाँ पे लैंड हो सकता है, वहाँ पे पहाड़ हो सकता है, वहाँ पे स्नो हो सकता है। अगर स्नो हुआ तो वो वाइट है, वो क्या करेगा, उसको रिफ्लेक्ट कर जाएगा, तो यानी कि ये कम गर्म होगा। अगर लैंड है यानी कि डेजर्ट है तो वहाँ पे ज़्यादा गर्म होगा। पानी है तो वहाँ पर लैंड के मुकाबले कम गर्म होगा लेकिन बर्फ़ के मुकाबले ज़्यादा गर्म होगा। अब हम लोग डिस्कस करते हैं एक एक करके। सबसे पहले बात बताया जा रहा है कि एक्सिस पे उसका रोटेशन, ये देखो 66.12 डिग्री ये एंगल बनाता है जब ये सन का रिवॉल्यूशन लगाता है तो अपने ऑर्बिट पे अर्थ 66.12 यानी कि 66.5 यानी कि 66.1/2 डिग्री का ये एंगल बनाता है, ठीक है, अपनी ऑर्बिट में जब ये सन का जब ये रिवॉल्यूशन लगाता है तो इसलिए इस पर जो है वो ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है कि सन का रेस कहाँ गिरेगा। ये देखो सन का रेस सीधा आ रहा है, ठीक है, तो सन का रेस जब सीधा आ रहा है तो आप देख सकते हो कि इक्वेटर यहाँ पे है, ये यहाँ पे इस पे डायरेक्ट बन रहा है, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आ, ये समर सॉलिस्टिस का बताया जा रहा है, मतलब कि जब समर में जब पोजीशन सन का अर्थ का बनता है सन के अकॉर्डिंग तो उस समय में तो यहाँ पे सन है हमारा और सन से रेज आ रहा है, ठीक है, तो ये डायरेक्ट इस एरिया पर डायरेक्ट वो जो है वो पड़ रहा है, ठीक है, जीरो पर पड़ रहा है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक ये डायरेक्ट सन का रेज पड़ रहा है, इसलिए ये एरिया ज़्यादा गर्म है और ये एरिया जो है वो नाइट को ठंडा हो जाता है, ठीक है। ये दिन का पार्ट है या दिन का पार्ट में यहाँ पे ज़्यादा रेस पड़ रहा है इसलिए ये एरिया गर्म होगा और ठंडा ये एरिया जो है वो ठंडा होगा। अब कहाँ पर ज़्यादा गर्म होगा, क्योंकि ये समर सॉलिस्टिस है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे ज़्यादा लग रहा है इसलिए ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला समर सॉलिस्टिस है। देखो इक्वेटर के ऊपर ये वाला रीजन ज़्यादा है, ये वाला रीजन कम है, ठीक है, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला समर सॉलिस्टिस है। अब एक बात और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जितना ज़्यादा जितना ज़्यादा एंगल बनेगा सन का रेस से उतना ही कम वो गर्म होगा, ठीक है। अगर ये स्ट्रेट पड़ रहा है यहाँ पर इस रीजन में तो ये वाला एरिया ज़्यादा गर्म होगा और ये वाला एरिया जो है वो चूँकि तिरछा पड़ रहा है इसलिए ये वाला एरिया कम गर्म होगा। अब एक बात और ध्यान देने वाली बात यह है कि जो डायरेक्ट एरियाज़ पड़ता है ना वो कम है, ये देखो, और जो स्लैंट एरियाज़ पड़ रहा है वो ज़्यादा है, ठीक है। ये वाला रीजन और ये वाला रीजन स्लैंट एरिया है और ये वाला रीजन जो है वो डायरेक्ट पड़ रहा है, इसलिए ये जहाँ पर स्लैंट रेस पड़ेगा वो वाला रीजन ज़्यादा होगा, जहाँ पर स्ट्रेट रेस पड़ेगा वो वाला रीजन जो है वो कम होगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए कि अगर कम एरिया में ही ज़्यादा एनर्जी चला जाएगा तो वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा पूरा अर्थ में, ठीक है, अच्छी तरीके से। लेकिन स्लैंट एरियाज़ वाला जो है वो ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वो एटमॉस्फेयर की ज़्यादा डेप्थ तक जाता है और यहाँ पर मोर एब्जॉर्प्शन मतलब कि ज़्यादा एरिया में वो चला जाता है और स्कैटरिंग और डिफ्यूजन होता है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में। अब एटमॉस्फेयर से सोलर रेडिएशन कैसे होता है? एटमॉस्फेयर में क्या क्या चीज़ें रहती है? क्लाउड्स रहता है, अलग अलग गैसेस रहते हैं, हवा रहता है, वाटर वेपर रहता है, ओजोन रहता है, ये सब चीज़ें रहता है, ठीक है। तो जब अर्थ का जो सोलर रेडिएशन है जब एटमॉस्फेयर में आता है तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ट्रोपोस्फेयर में वाटर वेपर, क्लाउड्स, ठीक है, ओजोन और अलग अलग तरीके का गैसेस, ठीक है। और इस एरिया में जो इंफ्रारेड रेडिएशन है यानी कि IR रेडिएशन जो होता है वो सारे एब्जॉर्ब कर लेते हैं,
ठीक है। अब चूंकि एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा छोटा 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 पार्टिकल्स देखने को मिलता है, तो जब सन का रेज आता है तो इस पार्टिकल से लगने के बाद वो डिफ्यूज़न हो जाता है वहाँ पे, ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है वहाँ पे, ठीक है। फिर तो इस सब के कारण जो है वो स्काई को कलर मिलता है और स्काई हम लोगों को ब्लू देखने को मिलता है। अब मेरा एक क्वेश्चन है, आप लोग मुझे ये बताओ, क्योंकि यहाँ पर सन का रेज आने से स्कैटरिंग होता है, ठीक है, डिफ्यूज़न होता है, बट हमारा स्काई ब्लू ही क्यों लगता है देखने में? रेड, वॉयलेट ये सब क्यों नहीं लगता, येलो क्यों नहीं लगता देखने में, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को देखने को मिलता है जो सन है वो रेड देखने को मिलता है, ठीक है, और कलर जो है वो ब्लू देखने को मिलता है। ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? ये हो रहा है क्योंकि स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है एटमॉस्फेयर में, और ये पॉसिबल है क्योंकि सन का रेज आता है इसलिए, ठीक है। अब अर्थ के सरफेस पर, यानी कि अर्थ का जो एरिया है, जो सरफेस है, उस पर अगर उस पर जगह जगह पर इंसोलेशन का बात करें तो अगर ट्रॉपिक्स में बात करें, यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर ये हमारा अर्थ है तो ये वाला एरिया जो है वो ट्रॉपिक्स है, ये वाला एरिया जो है वो पोल्स है, ठीक है। तो सन का रेज यहाँ पे डायरेक्ट पड़ता है, ठीक। अब यहाँ पे जो हमारा एनर्जी है, जो इंसोलेशन है, वो 320 वाट पर मीटर स्क्वायर पड़ता है। सोचो कितना ज़्यादा इस एरिया में पड़ता है। वहीं पोल्स का अगर बात करें तो वहाँ पड़ता है 70 वाट पर मीटर स्क्वायर। कितना ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। मैक्सिमम जैसे हम बताएं सब ट्रॉपिकल डिजर्ट्स में मिलता है, देखने को मिलता है। फिर खास करके वहाँ जहाँ पर क्लाउडीनेस बहुत कम है। क्लाउडीनेस कम होने का क्या कारण है? अगर क्लाउड नहीं रहेगा तो रेज जो है डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है, और अगर क्लाउड्स रहेगा तो रेज को वहाँ पे रिफ्लेक्ट बैक कर देगा, ठीक है। इसलिए क्लाउड वाले एरिया में ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ता है। इक्वेटर पे जो इंसोलेशन है वो कम होता है ट्रॉपिक्स के मुकाबले, ठीक है। यानी कि ट्रॉपिक्स हमारा कहाँ था? ये था, ये वाला एरिया था हमारा ट्रॉपिक्स, और इक्वेटर वाला एरिया जो था ये था, बीच वाला जो 0 डिग्री सेल्सियस है ना, ये वाला एरिया इक्वेटर का था। इक्वेटर पे कम पड़ता है, लेकिन ट्रॉपिक्स पे इक्वेटर के ऊपर और नीचे ये वाला रीजन में ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। अब नॉर्मल अगर मान लेते हैं कि अब आपका एक क्वेश्चन उठना चाहिए था कि मान लेते हैं ट्रॉपिक्स में, यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस पे 20 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, 20 डिग्री नॉर्थ पर अगर जो रेस पड़ रहा है वो कॉन्टिनेंट्स में जहाँ पे लैंड है वहाँ पे ज़्यादा पड़ेगा, ज़्यादा गर्म होगा वहाँ पे, और जो पानी है वहाँ पे कम होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि लैंड में जो है इंसोलेशन ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और वाटर में रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है, इसलिए लैंड वाला जो है ज़्यादा गर्म होता है, पानी वाला जो है वो कम गर्म होता है। अब एटमॉस्फेयर का हीटिंग और कूलिंग के बारे में बात करें। हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके कंडक्शन क्या होता है। आपके रिवीजन के लिए एक बार फिर से बता दें कि कंडक्शन मेनली होता है तब जब दो बॉडीज़ अनइक्वल टेम्परेचर का हो, मतलब कि एक 50 डिग्री सेल्सियस का हो और एक 10 डिग्री सेल्सियस का हो। तो इस टाइम पे क्या होगा, 50 से 10 जो है वो हीट जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है, ट्रांसफ़र हो जाएगा हीट, और यहाँ पर एक फ्लो ऑफ एनर्जी बनेगा वार्मर टू कूलर, यानी कि 50 से 10 की ओर। और फिर ये जो है वो होते रहेगा जब तक कि टेम्परेचर से उसका कॉन्टैक्ट जो है वो टूट ना जाए। ये अलग अलग एटमॉस्फेयर का अलग अलग लेयर को हीट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि नीचे में लैंड के पास ज़्यादा हीट होगा, उसके ऊपर कम हीट होगा, तो यहाँ से वहाँ गर्म हो गया हवा, ठीक है, यहाँ से वहाँ गर्म हुआ, गर्म होते गया, फिर एक टाइम पर आएगा जब टेम्परेचर में कॉन्टैक्ट जो है वो टूट जाएगा, ठीक है। तो इस सिचुएशन में इसको बोलते हैं हम लोग कंडक्शन, ठीक है। ये जो प्रोसेस चल रहा है इसको हम लोग बोल सकते हैं कंडक्शन। अब दूसरा टर्म आता है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन का अगर बात करें तो जो हमारा अर्थ है, एयर जो है वो क्या कर रहा है, करंट्स के फॉर्म में वो हीट हो रहा है, ठीक है, वो हीट होते जा रहा है क्योंकि वहाँ पर इंसोलेशन पड़ रहा है, तो वो जो है हीट हो रहा है। और हीट होने के कारण फिर से वही कहानी है कि हीट होने के कारण जो अपवर्ड वो डायरेक्टली ऊपर मूव करता है, कंडक्शन जो हॉरिजॉन्टली भी मूव करेगा, वर्टिकली भी मूव करेगा, बट यहाँ पे जो कन्वेक्शन है वो डायरेक्टली ऊपर की ओर जाता है, और ऊपर की ओर जाते जाते वो हीट अपना जो है एटमॉस्फेयर में ट्रांसफ़र करते जाता है, और ये मेनली ट्रोपोस्फेयर में ही देखने को मिलता है कन्वेक्शन। तीसरा आता है एडवेक्शन। एडवेक्शन क्या करता है, ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में जो है वो हीट को ट्रांसफ़र करता है। तीन चीज़ हम लोग पढ़े। सबसे पहले कंडक्शन। कंडक्शन क्या करता है, कंडक्शन जो है वो हॉरिजॉन्टल यानी कि नीचे नीचे भी और ऊपर ऊपर भी। उसके बाद पढ़े कन्वेक्शन। कन्वेक्शन डायरेक्ट ऊपर। फिर पढ़े एडवेक्शन। एडवेक्शन जो है वो डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर।
तो इस प्रकार से ये तीन चीज़ें होती है और ये हम लोगों का था हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो इस तरह से जो चीज़ें हैं वो हीट होता है, ठीक है। अब टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के बारे में बात करें तो जो अर्थ है वहाँ पे इंसोलेशन होता है वो शॉर्ट वेव में आता है, ठीक है। वो शॉर्ट वेव में आता है और सरफेस को हीट कर देता है। जो अर्थ है वो हीट होने के बाद वो रेडिएट करता है एनर्जी एटमॉस्फेयर में। जैसे हम बताए थे स्टार्टिंग में ही कि जब सन से अर्थ की ओर रेडिएशन रेज आता है तो वो रेज को ऊपर की ओर भेज देता है, ठीक है। अर्थ मतलब एटमॉस्फेयर की ओर भेज देता है। अब इस कारण से जो एटमॉस्फेयर है वो नीचे से जो है वो गर्म होने लगता है और इसको बोलते हैं हम लोग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। क्या हुआ, यहाँ पर सन से जो रेज आ रहा था अर्थ जो है उस रेज को ऊपर भेज रहा है, यानी कि स्पेस में भेज रहा है और इस कारण से एटमॉस्फेयर जो है वो गर्म हो जा रहा है, ठीक है। और जो लॉन्ग वेव रेडिएशन होता है वो एटमॉस्फेरिक गैस उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, खास करके कार्बन डाइऑक्साइड और अदर ग्रीन हाउस गैसेज जैसे कि NO2, ठीक है, SO2, ये सब चीज़ें जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। और इसलिए ये सब जो है मतलब खास करके कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या कर रहा है, हमारे हीट को, हमारे जो अर्थ का जो हीट है उसको ट्रैप कर लेता है और इसलिए हमारा जो अर्थ है वो ज़्यादा हीट हो रहा है, ज़्यादा गर्म हो रहा है और इसी फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। और जैसे हम बताएं कि एटमॉस्फेयर से फिर वो स्पेस में चला जाता है। और एक चीज़ याद रखने वाली बात है कि ये जो अर्थ से जो रेज आता है और एटमॉस्फेयर जो सन से रेज आता है और जो एटमॉस्फेयर रेज को रेडिएट करता है वो सब दोनों बराबर ही रहता है, ठीक है। और इस प्रकार से अर्थ का जो सरफेस है और जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसमें जो टेम्परेचर है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। अब हम लोग बात करेंगे हीट बजट के बारे में, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखो तो शॉर्ट वेव रेडिएशन और लॉन्ग वेव रेडिएशन के बारे में भी बात हो रहा है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन। यहाँ पे सन से 100% रेडिएशन आया, सबसे पहले क्लाउड में आया और क्लाउड यहाँ पर इसको रोक रहा है, ठीक है। देखो हम जैसे बताए थे क्लाउड रोक रहा है और ये क्या कर रहा है -27 यानी कि 27% जो है वो रेडिएट कर देता है, ठीक है। 2% अर्थ रेडिएट कर रहा है, ठीक है। इसको आप काउंट करना, 2% अर्थ रेडिएट कर रहा है और जो एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत सारा गैसेस वगैरह है, गैस के कारण जो है 6% वो है स्पेस में फिर से स्कैटर्ड चला जा रहा है, मतलब कि वो फिर से जो है स्पेस में जो है वो चला जाता है, ठीक है। यहाँ पर कितना हो गया 35%, ठीक है। यहाँ पे 29 और 35% हो गया। अब यहाँ पर 34% जो रेडिएशन था वो अर्थ उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, 14% जो है एटमॉस्फेयर में आके बसता है और 17% जो स्कैटर्ड रेडिएशन था उसको अर्थ एब्जॉर्ब कर लेता है। अब यहाँ पर कितना हो गया 51, 65 और 35 100%। तो ये था अपना शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन का हीट बजट। वहीं अगर लॉन्ग वेव का बात करें तो लॉन्ग वेव जो है जैसे ही अर्थ से आया, अर्थ से तो वैसे शॉर्ट वेव आया और जब लॉन्ग वेव रेडिएशन का अगर बात करें तो अर्थ से रेडिएशन होने के कारण 17% जो है वो स्पेस में चला गया और 6% यहाँ पर बच गया, ठीक है। कन्वेक्शन और टर्बुलेंस हम लोग पढ़ चुके हैं। कन्वेक्शन क्या होता है, हीट ट्रांसफर और टर्बुलेंस के कारण 9% ऊपर चला गया, 9% अर्थ में आके रह गया, ठीक है। और उसके बाद कंडेंसेशन के कारण 19% ऊपर गया, 19% यहाँ पर आके बच गया और स्पेस में 48% जो है वो चला गया, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हीट आपका लॉन्ग वेव अर्थ का रेडिएशन देखने को मिला। ये सारा अर्थ का है और ये सारा हमारा सन का है रेडिएशन, ठीक है। अर्थ का रेडिएशन भी हम लोग देख लिए, सन का रेडिएशन भी देख लिए। इसको हम लोग ऐड किए तो आया हमारा 100%, ये इसको बोलते हैं हीट बजट, ठीक है। और इसको भी अगर हम लोग ऐड करेंगे तो आएगा हमारा 100%, ठीक है। ये था हीट बजट। ये था एक तरह से लोखा जोखा कि कैसे जो है वो अर्थ का सन का शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन जाता है और अर्थ का लॉन्ग वेव रेडिएशन कैसे यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये था अपना हीट बजट। एंड अच्छा एक चीज़ और, जो रिफ्लेक्टेड अमाउंट होता है रेडिएशन का, जो रिफ्लेक्टेड अमाउंट होता है उसको बोलते हैं अल्बिडो ऑफ द अर्थ। तो जो हमारा स्नो होता है ना, जो पहाड़ वाला स्नो या पोल में जो स्नो होता है उसका अल्बिडो काफ़ी ज़्यादा होता है, वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें को रिफ्लेक्ट कर देती है, ठीक है। इसलिए उसका अल्बिडो बोलते हैं हम लोग बहुत ज़्यादा। और अल्बिडो क्या होता है, रिफ्लेक्टेड अमाउंट ऑफ रेडिएशन, ठीक है। अब इसके कारण हम लोग देखते हैं कि अर्थ जो है वो क्यों कभी ज़्यादा गर्म नहीं होता है ना ही ज़्यादा ठंडा होता है। क्यों? क्योंकि हमारा लेना देना बराबर फिट्टूस,
100%। ठीक है, हीट बजट इज इक्वल टू, यहाँ पर पूरा लेखा जोखा उसका देखने को मिल गया हम लोगों को। ठीक है, अब हीट बजट अर्थ सरफेस में इसका वेरिएशन देखने को हम लोग को मिला। क्या, क्यों, कैसे देखने को मिला? तो यहाँ पर देखो क्लाउड्स में इतना रेडिएशन नीचे जा रहा है, फिर डायरेक्ट हमारा अर्थ में इतना आ रहा है, स्कैटर्ड रेडिएशन, तो अलग अलग चीज़ें देखने को मिली ना। तो इस प्रकार से बात किया जा रहा है कि वेरिएशन इन नेट हीट बजट एट अर्थ सरफेस। तो अर्थ सरफेस में जो नेट हीट बजट है उसका वेरिएशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इस डायग्राम से, या फिर मैं आपको एक और डायग्राम बना के बताता हूँ। यहाँ पे लैटिट्यूड्स अलग अलग है और जो सन का रेडिएशन है उसमें कहाँ पे ज़्यादा होगा कहाँ पे डिफिसिट होगा उसके बारे में बताया जा रहा है। देखो, ये हमारा एक प्लेन डायग्राम था, ये दूसरा डायग्राम है। ये 0 डिग्री सेल्सियस, ये मान लेते हैं 10 20 30, ये ले लेते हैं 30 डिग्री, ये ले लेते हैं 60 डिग्री, 30 60। ठीक है, ये है 60 साउथ, ये है अपना इक्वेटर 0 डिग्री, और ये है अपना 60 नॉर्थ। ठीक है, आपको पता है कि सन जो है वो डायरेक्ट हीट मार रहा है कहाँ पे, इक्वेटर के ऊपर नीचे, यानी कि ट्रॉपिक्स में। यहाँ पे इस एरिया में ज़्यादा हीट मार रहा है, इसलिए देखो आपकी लगभग 40 डिग्री से लेकर के यहाँ का 40 डिग्री तक में सन का रेज जो है वो ज़्यादा पड़ रहा है, इसलिए ये वाला एरिया जो है सरप्लस है। यानी कि सन का रेडिएशन ज़्यादा है, सन का जो इंसोलेशन है वो ज़्यादा है, और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन यहाँ पर कम है इस रीजन में। ठीक है, इस रीजन में ओके। तो ये वाला जो रीजन है इसको बोलते हैं हम लोग सरप्लस रीजन। वहीं पर चूंकि यहाँ सन का जो रेज है वहाँ पर ऑब्लिक्वली आएगा, यानी कि स्लैंट आएगा, यानी कि ये तिरछा तरीके से आएगा, और तिरछा तरीके से आने के कारण इस रीजन में कम इंसोलेशन पड़ेगा। ठीक है, जो सोलर रेडिएशन है वो कम होगा, और अर्थ का जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है वो ज़्यादा होगा, इसलिए यहाँ पर डिफिसिट है, यानी कि इंसोलेशन यहाँ पर कम देखने को मिलता है। ठीक है, अब टेम्परेचर के बारे में बात करें। जो हीट होता है, खास करके जो अर्थ सरफेस और एटमॉस्फेयर के कारण जो बन रहा है हीट, उसको हम लोग टेम्परेचर में नापते हैं। ठीक है, उसको हम लोग टेम्परेचर में नापते हैं, और उसको हम लोग मिली डिग्री सेल्सियस में या केल्विन में उसको नाप सकते हैं। सबसे पहले बात किया जा रहा है कि टेम्परेचर जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है पूरा भारत, पूरा जो अर्थ है उसमें जो अलग अलग जगह पर टेम्परेचर जो अलग अलग जगह पे होता है, जैसे कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, वो किस कारण से होता है? सबसे पहले लैटिट्यूड ऑफ द प्लेस, यानी कि यहाँ पर अभी हम लोग देखें कि जो लैटिट्यूड है, देखो आप इस एरिया में जैसे हम बताएं कि ज़्यादा है, इस एरिया में ज़्यादा है, इस एरिया में कम है, यहाँ पे डिफिसिट है। ठीक है, तो इस प्रकार से। दूसरा होता है एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस, यानी कि अगर वो सी लेवल से ज़्यादा ऊंचाई पे, यानी कि हिमालय के टॉप पर है तो वहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होगा, लेकिन अगर हिमालय के नीचे में है तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा। इस प्रकार से डिस्टेंस फ्रॉम द सी, अगर सी के करीब है तो वहाँ पे टेम्परेचर कम होगा, सी से ज़्यादा दूर है तो वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा। न्यू दिल्ली में टेम्परेचर ज़्यादा और कम होते रहता है, लेकिन चेन्नई और मुंबई में ऐसा टेम्परेचर नहीं होता है। ठीक है, फिर एयर मास सर्कुलेशन इसी में आ गया। फिर प्रेजेंस ऑफ वार्म एंड कोल्ड ओशन करंट, अगर कोल्ड ओशन करंट होगा तो उसके कारण क्या होगा, टेम्परेचर बहुत कम होगा, वार्म होगा तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा। और लोकल एस्पेक्ट, जैसे कि अगर बहुत ज़्यादा घर है, यानी कि कंक्रीट का घर है, तो वहाँ पे टेम्परेचर समर में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, विंटर में बहुत कम नहीं होगा। लेकिन अगर गांव है, खुला एरिया है, तो वहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा विंटर में, और समर में बहुत ज़्यादा भी नहीं होगा। ठीक है, लैटिट्यूड पे कैसे? सबसे पहले तो अभी हम लोग देखें जैसे कि इंसोलेशन रिसीव्ड, यानी कि इस रीजन में, जैसे हम लोग फिर से बता देते हैं, इस रीजन में ज़्यादा इंसोलेशन आ रहा है सन का, और इस रीजन में कम आ रहा है, इसलिए यहाँ पर कम है टेम्परेचर, यहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर है। ठीक है, तो लैटिट्यूड हो गया। दूसरा हो गया एल्टीट्यूड, जितना ऊपर जाएंगे, जैसे हम लोग पहले भी जान चुके हैं कि 1000 मीटर ऊपर जाने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर वो कम हो जाएगा। इसलिए अगर हम लोग हिमालय का टॉप पर चढ़ेंगे तो वहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होगा, और हिमालय का नीचे में रहेंगे तो वहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होगा। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, अगर समुद्र के बगल में रहेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हमारा ये इंडिया है यहाँ पे समुद्र है, तो इस रीजन में जो टेम्परेचर वेरिएशन बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। लेकिन अगर हम लोग दिल्ली में रहेंगे या चंडीगढ़ में रहेंगे तो वहाँ पे गर्मी में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, ठंडा में टेम्परेचर बहुत कम, इसलिए वहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो देखने को मिलेगा। एयर मास और ओशन करंट जैसे हम बताएं कि अगर वार्म होगा तो वहाँ पे गर्मी जो है वो हाई होगा, यानी कि टेम्परेचर जो है वहाँ पे हाई टेम्परेचर होगा, और अगर कोल्ड एयर मास रहेगा तो वहाँ पे टेम्परेचर लो होगा। ठीक है, इसी प्रकार जो कोस्ट पे, यानी कि जो जैसे कि ये लैंड है, अगर मान लो ये लैंड है और ये सी है, ठीक है, तो ये वाला रीजन जो है उसको बोलते हैं हम लोग कोस्ट, लैंड और सी के साथ जो मिलता है। ठीक है, उसको बोलते हैं कोस्ट। तो वहाँ पे अगर वार्म ओशन करंट चलेगा तो टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा रिकॉर्ड किया जाएगा, और अगर कोल्ड एयर करंट चलेगा तो वहाँ पे टेम्परेचर कम रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, अगर जनवरी में
एक एरिया में, फॉर एग्जांपल अगर इंडिया हम लोग रहते हैं, ठीक है, इंडिया में मान लेते हैं, यहाँ पे जनवरी में टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है और जुलाई में टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से जो है वो अलग अलग टेम्परेचर जो अलग अलग एरियाज़ में होता है, तो ये कारण है कि सन का जो है रेज उसमें इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब एक टर्म होता है आइसोथर्म। आइसोथर्म वो होता है जो इक्वल टेम्परेचर को जोड़े, यानी कि अलग अलग एरिया, जैसे कि ये अपना इंडिया है मान लेते हैं, ठीक है, और ये अपना यूएसए या मैक्सिको है, ठीक है, ये अपना मैक्सिको है। यहाँ पे टेम्परेचर आज के डेट में, यानी कि 10 जनवरी को मान लेते हैं, 10 जनवरी को यहाँ पे भी 30 हुआ, यहाँ पे भी 30 हुआ। तो ये जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, जो अलग अलग एरियाज जिसका टेम्परेचर सेम होगा उसको बोलेंगे आइसोथर्म, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देखें 9.4 का फिगर ए में, ये देखो 20 डिग्री सेल्सियस का ये वाला एरिया है, फिर 10 डिग्री यहाँ पर होगा, फिर 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे होगा, 12.5 यहाँ, -25 यहाँ। तो ये सब जो लाइन दिख रहा है ना आपको, ये जो लाइन दिख रहा है ये अलग अलग एरियाज़ को डिनोट कर रहा है, ये अलग अलग एरियाज़ को, ये एक आइसोथर्म का लाइन है, ठीक है। अब ये आपका दिखाया जा रहा है जनवरी में। जनवरी में क्या होता है, इंडिया में ठंडा होता है, यहाँ देखो 20 डिग्री, ऊपर आओगे 20 डिग्री, फिर 0 डिग्री, फिर और ऊपर जाओगे तो माइनस। और यही सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, गर्मी होता है, यानी कि इस रीजन में देखो 30 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, ये इक्वेटर के नीचे साउदर्न हेमिस्फीयर। तो इस प्रकार से आइसोथर्म देखने को मिलता है, ठीक है। वहीं अगर जुलाई का बात किया जाए तो जुलाई में उल्टा हो जाएगा। जुलाई में क्या होगा, सन जो है वो इस ओर आ गया, सन यहाँ पर आ गया है। एक्चुअल में सन नहीं आया, अर्थ ऊपर हो गया, ठीक है, सन तो उसी जगह पर है, अर्थ जो है वो ऊपर की ओर हो गया, तो यहाँ पे ज़्यादा हीट पड़ेगा और यहाँ पे कम हीट पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे देखो आप 30 डिग्री सेल्सियस वाला जो लाइन है आइसोथर्म, ये वाला लाइन है, ठीक है, 20 डिग्री यहाँ पे देखो 10 डिग्री हो गया, ठीक है, यहाँ पे 0 डिग्री। और नीचे की ओर साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, एकदम कम हो जाएगा तापमान, देखो यहाँ 20 डिग्री, यहाँ 10 डिग्री, और नीचे जाओगे तो और कमते जाएगा, मतलब 0 डिग्री माइनस डिग्री में आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये जो लाइंस ड्रॉ हो रहा था वो होता है आइसोथर्म। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पे जो है वो ठंडा में मेन खास करके जनवरी में, जब सन का जो रेज है यहाँ पे डायरेक्ट पड़ रहा है साउदर्न हेमिस्फीयर में, उस टाइम पे यहाँ देखो कितना ज़्यादा कम हो गया, -25 डिग्री, ठीक है, -12.5 डिग्री, है ना। लेकिन जब यहाँ पे पड़ा तो उतना कम नहीं हुआ, यहाँ पे तो 10 डिग्री दिख रहा है, 20 डिग्री दिख रहा है, यहाँ पे तो माइनस वाला दिख ही नहीं रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि आप देखो यहाँ पे ये जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ये देखो पूरा लैंड है, ये सब क्या है, लैंड है, यानी कि ज़मीन है। ज़मीन में जब रेस पड़ता है तो वो ज़्यादा जल्दी गर्म भी होता है और ज़्यादा जल्दी ठंडा भी होता है, ठीक है। और नीचे देखोगे आप तो ये पानी है, बस ये पानी है, ठीक है, आज बस पानी ही पानी है। तो ये जो पानी है ये वाला, इस पर रेस जब पड़ता है तो ये ज़्यादा गर्म नहीं भी होता है और ज़्यादा जल्दी ठंडा भी नहीं होता है, ठीक है। ये मतलब एक तरह से मैनेजेबल रहता है। तो इसलिए देखो 30 डिग्री, मात्र 30 डिग्री। और यहाँ पे जब आप आपका जुलाई में देखोगे तो ये देखो आप कितना ज़्यादा, ये लैंड वाले एरिया में 30, ठीक है। तो इस प्रकार से उसके बाद फिर आप अलग अलग जो आइसोथर्म है उसको डिस्क्राइब कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जनवरी और जुलाई में अगर डिफरेंस देखा जाए, रेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी कि कितना डिफरेंस है, तो देखो आप, जैसे मैं बता रहा था कि यहाँ पर पानी है, तो देखो बस 10 डिग्री का डिफरेंस यहाँ पर 3 डिग्री का, इस एरिया में 3 डिग्री का, और इस एरिया में 20 डिग्री का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लैंड है, यहाँ पे लैंड है, यहाँ पे लैंड, ठीक है। अब अगर आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आओगे तो देखो कितना डिफरेंस है, जनवरी और जुलाई में 40 डिग्री का डिफरेंस पड़ रहा है। यहाँ पे ये लैंड एरिया में 20, यहाँ 10, ठीक है, यहाँ पे 30, यहाँ पे 10 डिग्री, यहाँ पे 20 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री का डिफरेंस हो रहा है। यानी कि ठंडा में यहाँ पे -20, 30, 40 चला जाता है, ठीक है। और गर्मी में यहाँ पे 10 डिग्री, 5 डिग्री तक पहुँच जाता है, ठीक है, तापमान 0 डिग्री तक पहुँच जाता है। वैसे ही इस एरिया में भी -20, -10, ये सब जो रीजन इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर लैंड है ज़्यादा और यहाँ पर वेरिएशन देखने को मिलता है ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू वाटर वाला जो एरिया, खास करके जो कि आपको साउदर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलता है। अब बात करते हैं हम लोग इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर के बारे में। देखो एक होता है नॉर्मल लैप्स रेट। नॉर्मल लैप्स रेट क्या होता है, जैसे हम लोग ऊंचाई पर जाएंगे, यानी कि जो सी लेवल है, यानी कि मीन सी लेवल है, इससे हम लोग 165 मीटर अगर ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस जो है वो तापमान कम हो जाएगा, टेम्परेचर जो है कम हो जाएगा। इसको बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इसका उल्टा हो जाता है, यानी कि जैसे हम लोग ऊंचाई पर जाएंगे, कुछ ऊंचाई पर जाएंगे तो टेम्परेचर जो है वो बढ़ने लगेगा घटने के अलावा, मतलब घटने के
घटना चाहिए उसको, बट वो बढ़ने लगेगा। इसको बोलते हैं हम लोग इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, जब कभी भी हम लोग ज़मीन से ऊंचाई की ओर जाएंगे, कुछ दूर तक के लिए ऊंचाई की ओर जाएंगे, वहाँ पे अगर टेम्परेचर बढ़ने लगे, यानी कि नॉर्मल एब्सोल्यूट का उल्टा हो जाए, तो उसको हम लोग बोलेंगे इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, अब ये कैसा होता है, क्यों होता है? सबसे पहले इसका फैक्टर क्या है, ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि क्या होता है ना कि होता क्या है कि जो हीट है दिन भर में जो हीट है वो रात में फटाफट रेडिएट हो जाता है, मतलब वो निकल जाता है। ठीक है, अब वो निकल जाता है तो जो लैंड है यानी कि जो ज़मीन है वो ज़्यादा ठंडा हो जाता है, और जो हवा है ऊपर, वो हवा जो ऊपर है वो थोड़ा गर्म रहता है। और ये कब होता है? जब एकदम सुबह सुबह का टाइम हो, यानी कि 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, इस टाइम पर तो लैंड जो है वो, चूँकि यहाँ से सारा जो रेडिएशन है वो निकल गया, सारा हीट निकल गया, तो ये ज़्यादा ठंडा हो गया हवा के मुकाबले। ठीक है, अब ये ज़्यादा ठंडा हो गया अगर हवा के मुकाबले, तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे हम लोग ऊंचाई की ओर जाएंगे, यानी कि पहाड़ पे चढ़ना शुरू करेंगे, तो जो ऊपर जाते जाते हम लोगों को पता चलेगा कि हवा जो है वो गर्म है। ठीक है, लैंड की कंपैरिजन में, तो इसको बोलते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। ठीक है, और इस कारणवश होता है यहाँ पे टेम्परेचर इन्वर्जन। या ये जो टेम्परेचर इन्वर्जन है ये पोलर एरियाज में, यानी कि नॉर्थ पोल साउथ पोल में ये होता ही रहता है। अब टेम्परेचर इन्वर्जन होने के लिए सबसे पहला चीज़ चाहिए कि लंबा नाइट हो। ठीक है, ताकि सारा रेडिएशन जो है वो निकल सके। उसके बाद जो स्काइज हो वो क्लियर हो, यानी कि वहाँ पे बादल ना हो। बादल अगर होगा तो जो रेडिएशन है वो निकलने नहीं देगा। ठीक है, उसके बाद जो हवा है वो तेज ना चले, यानी कि एकदम हवा स्थिर रहे, स्टिल रहे। इस कारण से वो जो रेडिएशन है वो आसानी से निकल सकता है। ठीक है, और जो गर्म, जो एक ही जगह पर हवा रहेगा वो थोड़ा गर्म रहेगा। अगर हवा तेज चलेगा तो गर्म हवा तो निकल जाएगा, तो इसलिए इन्वर्जन होगा नहीं। ठीक है, अब सरफेस इन्वर्जन जो होता है वो क्या करता है, अलग अलग एटमॉस्फेयर का जो नीचे वाला लेयर्स है उसमें स्टेबिलिटी लाता है। अब कभी कभी क्या होता है, ठंडा ये कब होता है मेनली, इधर देखोगे आप, जब गांव में या फिर जब आप शहर में रहते हो, खास करके इंडिया में, तो इंडिया में ये ठंडा में देखने को मिलता है। ठंडा जो सीज़न होता है, विंटर सीजन जो होता है, इसमें आपको देखने को मिलता है ये टेम्परेचर इन्वर्जन। अब इस समय क्या होता है, डेंस फॉग, फॉग जिसको बोलते हैं ना, फॉग सुबह सुबह मॉर्निंग में देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये जो सुबह सुबह फॉग देखने को मिलता है, इसमें अगर स्मोक मिल जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं स्मॉग। ये स्मोक क्यों मिलता है? क्योंकि गाड़ी से बहुत सारा जो धुआं निकलता है, खास करके शहरी एरियाज़ में, तो इसलिए फॉग और स्मोक दोनों मिलकर के स्मॉग बन जाता है। ठीक है, ये जो इन्वर्जन है, ये जैसे आप जानते ही होंगे, अगर सुबह सुबह उठ के देखो बहुत सारा कुहासा, ठीक है, जिसको हम लोग फॉग बोलते हैं, कुहासा, बहुत सारा कुहासा कब तक रहता है, 2-3 घंटा तक रहता है, 8-9-10 बजते बजते तक वो ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए ये बस फ्यू आवर तक ही होता है। जैसे सन निकलता है तो सन जो है वो फिर से लैंड को गर्म कर देगा, जैसे ही लैंड को गर्म करेगा तो कहानी ख़त्म। ठीक है, अब ये जो इन्वर्जन है ये मेनली कहाँ पे होता है, हिल्स में होता है। छोटा मोटा जो हिल्स हो गया उसमें देखने को मिलता है, माउंटेन में बड़ा बड़ा जो पहाड़ होता है वहाँ देखने को मिलता है। कोल्ड एयर क्या करता है, नीचे की ओर आ जाता है ग्रेविटी के कारण। ठीक है, नीचे की ओर आ जाता है ग्रेविटी के कारण, और वहाँ पर जो है चूँकि वो हेवी है और वहाँ पे घना है, जो हवा है, कोल्ड एयर जो है वो घना है और हेवी है, और इसलिए वहाँ पर ये वाटर की तरह काम करता है। और वो जो वैली बॉटम्स, यानी कि जो पहाड़, ये पहाड़ है, तो ये वाला जो वैली बॉटम इसको बोलते हैं, वहाँ पर आकर के वो जमा हो जाता है। इसको बोलते हैं एयर ड्रेनेज। ठीक है, वहाँ पर वो जमा हो जाता है और लगता है जैसे कि वो बह रहा है, और वो जो बह रहा है उसको हम लोग बोलते हैं एयर ड्रेनेज। ये क्या करता है, ये प्लांट्स को बचाता है फ्रॉस्ट डैमेज, यानी कि जो फ्रॉस्ट को बोलते हैं ना, जो जो बर्फ़ वाला जो पत्थर पड़ता है उसको फ्रॉस्ट बोलते हैं, तो इससे प्लांट को डैमेज होने से बचाता है। तो ये था हमारा चैप्टर जिसका नाम था सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर। मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा है कि अर्थ हमारा जो जो स्काई है वो ब्लू क्यों है देखने में। ठीक है, एक क्वेश्चन और आप लोग ले लो कि क्या फैक्टर्स है जो कि टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ को कंट्रोल करता है। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गया। और तीसरा है ये, वाई इज़ एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर हाई इन साइबेरियन प्लेन्स। ठीक है, मैंने आपको बता ही दिया है, और एक बार आप चैप्टर खुद से भी पढ़ लो और अच्छे से आपको क्लैरिटी हो जाएगा। एंड उसका आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे करके बताओ। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, कुछ पूछना है बताना है तो कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड थैंक यू वेरी मच।